चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा सारण में। चलिए मैं हाजिर हो गया फिर एक नया सेशन लेके। आज फिर हम करने वाले हैं एसके झा सर का जो मैथ का बुक आया है 50+ यानी 50 सेट वाला यानी 50 सेट वाला। इसका हम प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 देखा था, आज प्रैक्टिस सेट 2 देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को हम चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज की 16 पारियों का एक निश्चित औसत है, यानी 16 पारी का एक उसका निश्चित औसत है और 17वीं पारी में वह 85 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। तो 17वीं पारी का औसत क्या होगा? यानी 16 पारी जो खेला है इसमें किस औसत से रन बनाया हमें नहीं पता है। हमने मान लिया ये x रन इसमें बनाया होगा, लेकिन जब 17वीं पारी खेलता है 17वीं पारी खेलता है तो इसमें कितना रन बना देता है? 85 रन क्या कर देता है? बना देता है, जिससे क्या हो जाता है कि पहले वाला का औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? 3 रन की वृद्धि, 3 की औसत वृद्धि हो जाती है, 3 की औसत वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब है कि 17वीं पारी में वो कितना रन बनाया है तो औसत क्या होता है, यानी कि 3 की वृद्धि होती है। तो 16 गुना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48। अगर 85 में से 48 हम घटा देंगे तो 15 में से 8 गया 7 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि 17 का औसत से रन बनाया होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 37। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि एक आयत का जिसका आयाम 4 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आयत इस तरीके से है, ठीक है। इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर मान लिया जाए और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप ये टोटल कितना हो जाएगा? ये भी 4 होगा और ये भी 2 होगा। यानी अगर आयत का परिमाप हम निकाल लें, आयत का परिमाप निकाल लें तो देखिए ये डायरेक्ट दिख रहा है 4 4 8, 8 4 12, यानी 12 परिमाप होगा। 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुने 4 प्लस 2, यानी कि 2 गुना 6 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा। अब कह रहा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज यानी इसका परिमाप अगर 12 सेंटीमीटर है तो उससे समबाहु त्रिभुज बनाया जाएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यानी कि 12 सेंटीमीटर है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये 4 होगा, ये तीनों क्या हो जाएगा? 4 4 सेंटीमीटर का भुजा हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? √3/4 गुना भुजा, एक भुजा कितना है? 4 है, तो भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 गुना 4, तो 4 से 4 कर दीजिए, हो जाएगा 4√3, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 8,000 रुपये की राशि 2 वर्षों के बाद कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी यदि वर्ष लगभग 5% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जाता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 8,000 रुपया दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट दिया हुआ है 5%, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना लागू किया जाए? देखिए रेट कितना है? 5%। 5% को हम अगर लिखें तो 5/100 लिख सकते हैं या 1/20 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। नीचे वाले को हम क्या मानते हैं? प्रिंसिपल। अगर एक जोड़ दें उसमें तो वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो अगर हम प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालें तो 20 से 21 हो जाएगा, और ये 2 साल की बात की गई है तो इसको 2 बार लिखेंगे, 20 से 21।
अब इसको गुना कर देंगे 20 का, ये हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 हो जाएगा। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना है, ये प्रिंसिपल 400 किसके बराबर है तो 8000 के बराबर है। तो यहाँ पे 8000 इसमें कितना गुना करना पड़ेगा, तो इसमें 20 से गुना करेंगे तो ये 8000 हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम 20 से गुना कर देंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 यानी 8880। अब देखिए क्या बोलते हैं, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज लागू किया जा सकता है। तो लागू कितना किया जा सकता है, पहले 8000 लगता था, अब वो कितना लगेगा 8880। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 6x² माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0 हो के दो मूल हो और इनके वर्ग मूलों का योग, यानी वर्गों के मूलों का योग क्या होगा, ये हमसे पूछना है। देखिए वर्गों का मूलों का योग क्या होता है, मान लीजिए कोई इक्वेशन रहता है इस फॉर्मेट में ax² bx प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा देखते हैं तो इन दोनों का मूलों का योग क्या होता है b माइनस ए। अगर अल्फा इंटू बीटा अगर हम निकालते हैं मूलों का योगफल माइनस बी बटा है, मूलों का गुणनफल सी बटा है, यही होता है। अब इस इक्वेशन को इसके हिसाब से देखिए, यहाँ से अगर अल्फा प्लस बीटा का अगर हम मान निकाल लें तो माइनस बी बटा है यानी कि -5 माइनस इंटू -5 बटा ए कितना है 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/6, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5/6। मूलों का गुणनफल अगर निकालें तो अल्फा इंटू बीटा सी बटा सी क्या है ए है 1 और ए क्या है 6 यानी कि 1/6। अब कह रहा है इनके वर्गों के मूलों का योग निकालना है, यानी कि अल्फा और बीटा के वर्गों का मूल निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए क्या होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या कहेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा। यानी कि इसमें से जो प्लस 2ab आएगा ये 2ab उसको काट देगा तो क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात को समझिएगा, वही चीज हम यहाँ दोनों के वर्गों का यानी वर्ग माने स्क्वायर का वर्ग का जोगफल पूछा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कर दिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, दिया हुआ 5/6 यानी कि 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान दिया 1/6। तो यहाँ से आ जाएगा 25/36, 25/36 माइनस 2/6। अगर यहाँ से देखें तो 36 अगर हमारा एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या बचेगा 5 माइनस 6×36 यानी 6 दूनी 12 यानी कि 25 में से 12 गया 13/36 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी वर्गों का मूलों का जो योग होगा वो 13/36 होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा मेथड है, देखिए 6x² माइनस 5x प्लस 1 का अगर फैक्टराइजेशन कीजिएगा फैक्टर कीजिएगा तो ये कहाँ चला जाएगा 6 गुना 1, ठीक है। तो उसका जब फैक्टर निकालिएगा तो ये होगा 6x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0, यही होगा। अगर यहाँ अगर हम 2 कॉमन ले लें 2x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे देखेंगे तो क्या बचेगा 3x माइनस का 1, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 बराबर 0। तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर 2x माइनस 1 बराबर 0 कीजिएगा 2x माइनस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो 2x बराबर 1, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। अगर यहाँ से 3x माइनस 1 बराबर 0 कीजिएगा तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/3, ठीक है। यानी यहाँ 1/2 आ गया, यहाँ 1/3 आ गया। तो अगर इन दोनों का वर्गों का जोगफल कीजिएगा तो 1/4 प्लस 1/9 यानी कि 9×4 36 और 4×9 36, 9 प्लस 4 यानी कि 13/36। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं।
यानी कि इसका फैक्टर निकाल के, या इस तरीके से दोनों मेथड से आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज प्राप्त होता है। वर्ष के अंत में सभी बैंकों द्वारा प्राप्त ब्याज समान था। उन तीनों बैंकों में कितने रुपये जमा किए थे, यानी कि ब्याज और टाइम इसमें समान दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि मूलधन P1, P2 और P3 का अनुपात हमसे पूछ रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर होगा 1/R1 बट्टा अनुपात 1/R2 1/R3। देखिए, जब ब्याज और समय को बराबर का है और मूलधन पूछे, रेट दिया रहे, तो P1 अनुपात P2, P2 अनुपात P3, 1/R1 R2 R3 में लगा दीजिए। अब यहाँ से 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 कर देंगे। अब देखिए 4, 5, 6 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4। 4 से 60 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 15 अनुपात 60 में 5 से भाग देंगे 12 और 60 में 10 से भाग देंगे 6 से भाग देंगे तो 10, यानी कि 12, 15, 10 के अनुपात में आ गया। ये टोटल किस अनुपात में है? 15, 12, 27 और 10, 37। ये 37 अनुपात का मान कितना दिया है? 3,70,000 रुपया दिया है। 3,70,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक का वैल्यू हो जाएगा 10,000 रुपया। एक का अनुपात का वैल्यू 10,000 हो जाएगा, तो 15 का अनुपात कितना हो जाएगा? 15,000। 1,50,000। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1,20,000। और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 लाख, यानी कि 1,50,000, 1,20,000, 1 लाख रुपया, इन तीनों का अनुपात हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1,50,000, 1,20,000 और 1 लाख रुपया, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का है, यदि 0.41 के ऊपर बार है का साधारण भी 441/999 n टाइम द्वारा दी जाती है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। n का मान देखिए, अगर 41 के ऊपर बार है तो 41, यानी इन दोनों पे बार है। जब 2 बार रहता है, दोनों के ऊपर जिसके जिसके ऊपर बार रहता है उसे 2 9 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नीचे 2 9 हो गया, तो n का मान क्या हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 2, यानी कि 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक कुर्सी को 840 रुपया में बेचने पर, यानी कि इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 840 रुपया में बेचने पर इसको क्या होता है? लॉस होता है 16%। SP1 इसको मान लीजिए, SP2 कह रहा है कि इसे 924 रुपया में बेचने पर उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा? देखिए 16% लॉस का मतलब हो गया कि 16/100, 4 चौके 16, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 4/25। देखिए नीचे वाला होता है कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करके हम सेलिंग प्राइस लिखते हैं, अगर लॉस होता है तो माइनस करके सेलिंग। अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखेंगे तो 25 रुपया का सामान आप कितना रुपया में बेच रहे हैं? 21 रुपया में बेच रहे हैं, और 21 रुपया का वैल्यू कितना दिया है? 21 यूनिट का वैल्यू 840 रुपया दिया है, यानी कि ये कितना? 21 चौके 84, यानी कि 40 गुना है। तो इसका, इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? 25 चौके 100, यानी कि 1,000 रुपया। यही होगा, यानी इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,000 रुपया है, इसे 16% हानि पे बेचा जाता है, तो 840 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है अगर इसे 924 रुपया में बेचा जाता, अगर इसे 924 रुपया में बेचा जाता, तो देखिए 1,000 का सामान को अगर आप 924 रुपया में बेचेंगे तो आपको कितना का लॉस होगा? तो लॉस यहाँ आपको 76 रुपया का होगा। तो 76 रुपया का लॉस होगा किस पे? 1,000 रुपया पे। तो 100% पे कितना लॉस होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 7.6% का क्या हो जाएगा? लॉस होगा। 7.6% का लॉस होगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप SP1 बराबर
100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में बटा SP2 बराबर 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में। यहाँ से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकाल लेंगे। SP1 840 दिया है, SP2 924 दिया है, और कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, 16% का। तो कितना हो जाएगा, ये 100 में से 16 जाएगा 84। ये प्रॉफिट है या लॉस है हमको नहीं पता है, तो इसे हम x यहाँ पे मान लेंगे, 100 प्लस x। ठीक है। अब 84 से ये कट जाएगा 10 बार में, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 10x बराबर 924। अब यहाँ से 10x बराबर 924 माइनस 1000। अब जब यहाँ पे -76 हमारे पास नज़र आ गया, यहाँ पे 10x का वैल्यू -76 नज़र आ गया, तो हमें क्या समझ में आ गया कि इस केस में हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो यहाँ से x का वैल्यू आप क्या निकल के आ जाएगा, माइनस का 7.6, यानी कि माइनस का 7.6% आपका लॉस होगा। तो आप इस मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड को अप्लाई कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और सपोर्ट हमें जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि एक बुक सिर्फ पर प्रबंध की तीन प्रबंध की बुक है, दर्शन शास्त्र की 2 बुक है, चिकित्सा की 3 और मनोविज्ञान की 1 पुस्तक है। अलग अलग कितनी तरह से पुस्तकों को इस प्रकार लगाया जा सकता है कि प्रत्येक विषय पुस्तक साथ साथ हो। यानी मान लीजिए ये एक बुक है, 3 बुक है, मान लीजिए x x x, ये आपका y y, ये आपका z z z, और ये इसको मान लीजिए एक कुछ भी a, मान लीजिए ये a बुक है। ये तीनों एक साथ रहना चाहिए। तो इसे किस तरीके से एक साथ रहने देंगे, ये टोटल कितना है 4, तो ये फैक्टोरियल 3 गुना ये फैक्टोरियल 2 गुना ये फैक्टोरियल 3 गुना ये फैक्टोरियल 1, और इसे फैक्टोरियल 4 के हिसाब से हम सजा सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 गुना 2 गुना 1 यानी कि 6, और इसका मतलब हो गया 2 गुना 1 यानी कि 2। इस फैक्टोरियल 3 का मतलब हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 6। फैक्टोरियल 1 का मतलब ही नहीं है, हटा दीजिए। 4 के 12 दूनी 24, ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 छक 72, यानी कि 72 को 24 से गुना करेंगे, जिसका यूनिट डिजिट 8 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 1728, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि नेहा ने 30% छूट पर 1300 में एक पुस्तक खरीदी और इसे 30% लाभ पर बेच दिया, उसने कितना कमाया। 30% लाभ पे बेचती है, ठीक है। 30% लाभ का मतलब होता है, 30% का मतलब 30/100 यानी कि 3/10। अगर हम कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस का रेशियो देखें तो 10 रुपये का सामान कितना में बेची, 13 रुपये में बेची, ठीक है। 10 रुपये का सामान 13 रुपये में बेचती है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस देखें तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 1300 रुपया। तो 1300 रुपया है, तो इसका कितना गुना हो जाएगा, 130 गुना। तो अगर इसका 130 गुना देखें तो 1690 रुपया हो जाएगा, यानी कि 1300 रुपया के सामान को अगर 1690 रुपये में बेचती है तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया, उसका प्रॉफिट देखिए, यानी कि 390 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया कमाई, तो 390 रुपया कमाई। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक तरीका ये। दूसरा तरीका है कि 1300 का आप 30% निकाल दीजिए डायरेक्ट, ये 13 से 13 कट जाएगा, 13 39 यानी कि 390 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट आप निकाल दीजिए, 1300 का 30% आपका 390 आ जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के रेशियो में निकालेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे कि उसका कॉस्ट प्राइस 1300 था, उसका सेलिंग प्राइस 1690 रुपया हुआ, तब जाकर उसको 390 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो आप इस मेथड से डायरेक्ट निकालिए, ठीक है। ये हमें बिल्कुल बता दिया कि कॉस्ट प्राइस इतना था तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है।
हमने देखा ये रहा G1, G2, G3, इन सभी स्टूडेंट की संख्या कितना है 20, 40 और 60 है। ठीक है, अगर इसे रेशियो में हम कन्वर्ट कर दें तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, यानी कि अगर हम 20 से काट दें तो ये किस अनुपात में आ गया 1:2:3 में आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि पहले प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70% है। तो हमसे कह रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज क्या हो जाएगा, यानी कि हमसे पूछ रहा है औसत क्या हो जाएगा। औसत क्या होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा सभी संख्या। अब देखिए 50 गुना 1 50 प्लस 60 दूना 120, 70 के 21 210, और टोटल संख्या कितना है 1 2 3 3 3 6, इसको भाग दे दीजिए 50 20 170, 170 और 210, 170 और 210 यानी कि 380/6, इसको भाग देंगे 6 छक्का 36, 2 20 36 18, 36 18 और 36 18, यानी 63.3% के आसपास हमारा मार्क्स आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 63% यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है जब भी कभी इस तरीका के दे तो किसी भी एक संख्या को पकड़ लिया, हमने पकड़ लिया कि इसका एवरेज क्या हो जाएगा 50 होगा। अब 50 से ये दूसरा कितना ज़्यादा है तो 10, तो 10 दूना 20 प्लस ये 50 से 70 कितना जाता है तो 20 ज़्यादा है, अब 20 तिया 60, और इन दोनों हमने इसको 50 का औसत माना है, इसको 20 पकड़ लिया है। अब इन दोनों से कंपेरिजन करके करेंगे तो 20 प्लस 60 और टोटल संख्या कितना है 60 6, ये क्या हो जाएगा 50 प्लस 80/6, यानी कि 6 एकम 6, 6 एकम 6, 8 में से 6 गया 2, 36 18, यानी कि वही 63.33% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे वो से या टोटल औसत निकालिए या आप इस तरीके से यहीं से पकड़ के आप कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि यदि समीकरण 14x प्लस 8y प्लस 5 बराबर 0 हो और 21x माइनस ky माइनस 7 बराबर 0 हो, क्या कोई हल संभव नहीं हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या होता है, कोई हल कब संभव नहीं होता है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2 के। a1 क्या हो जाएगा, ये होता है इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और एक इक्वेशन होता है लीनियर 1, और a2 की बात करें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या होता है 0। इसमें a1/a2 देखेंगे तो 14/21 बराबर b1/b2, यानी कि b1 क्या हो जाएगा 8, b1/b2 देखेंगे तो b1/b2 ये क्या हो जाएगा माइनस का k। ठीक है, अब यहाँ से 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये चला जाएगा 3 चौके 12, यानी k बराबर माइनस का 12 क्या आ जाएगा k बराबर माइनस का 12, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, दो स्टेशन के बीच की कुल दूरी 390 किलोमीटर। मान लीजिए दो स्टेशन है, एक ए स्टेशन है और एक बी स्टेशन है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 390 किलोमीटर है। एक ट्रेन इस दूरी को 182 किलोमीटर 56 किलोमीटर प्रति घंटा के। देखिए चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। अगर हमसे समय पूछा जाए तो आप क्या कहिएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। तो सबसे पहले हम समय निकाल लेते हैं, ये 3 चाल चल रहा है तो t1 अगर हम निकाल लें तो t1 क्या हो जाएगा दूरी, दूरी कितना है 182 किलोमीटर की दूरी तय करता है कितना देर में, तो 56 किलोमीटर में। इसको काट पीट कर लेंगे, 2 18, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा 28 दूना 56, यानी कि 91/28।
ये 91/28 कटने वाला है, ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, ये कट जाएगा 13 7 91, यानी कि 13/4। इसको T1 कितना लगा 13/4। अगर T2 की बात करें तो T2 यहाँ पे कितना लगने वाला है 108 किलोमीटर 72 किलोमीटर प्रति घंटा के जाता है, तो 108/72, 12 छक 72, 12 नवा 12 छक 72, 12 नवा 108 और 3 दूनी 6, 3 के 9, यानी कि 3/2। ठीक है, अब देखते हैं T3 हमारे पास क्या दे दिया है। T3 दिया है शेष 72 तथा शेष दूरी को ट्रेन द्वारा 1.1/4 घंटे पूरा लगता है, यानी कि 1.1/4, यानी 4 × 4 = 5/4 समय लगता है। तो हमसे पूछ रहा है कि यात्रा पूरी दौरान की औसत गति ज्ञात कीजिए। टोटल औसत गति क्या होगी, टोटल एवरेज कितना होगा, क्या हो जाएगा, समय दूरी कितना है 390 और समय कितना लग रहा है, तो 13/4 प्लस 3/2, 3/2 प्लस 5/4। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 13 प्लस 2 दूना 4, 2 3 6 और ये हो जाएगा 5, 13 6 19 5 24/4, 24/4 क्या हो जाएगा, ये 24/4। ठीक है, अब 390/24 ऊपर चला जाएगा 4, 4 से काट दीजिए 6 से, 6 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 6 छक्का 36 और 6 5 30, यानी कि 65 किलोमीटर प्रति घंटा उसका एवरेज चाल हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह देखिए, इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, टोटल दूरी बटा T1 प्लस T2 प्लस T3 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि डायरेक्ट इसको पुट करके यहाँ T1 T2 T3 अलग अलग नहीं निकाल करके क्या हो जाएगा, इसका टोटल जो चाल हो जाए वो टोटल डिस्टेंस आपका हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस और टोटल समय। ठीक है, उसको जो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी। ताश की गड्डी में कितने टोटल कार्ड होते हैं, तो 52 टोटल कार्ड होते हैं, जिसमें फेस कार्ड कितने होते हैं, तो फेस कार्ड होते हैं 12, बस 3 चौक 4 3 4 से ये कट जाएगा, ये 12, ये 13 बार में कट जाएगा, ये 3 बार में कट जाएगा, यानी कि 3/13 हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। ठीक है, या इसे 12C1/52C1 ऐसे भी करके निकाला जाता है, लेकिन हमें ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि फेस कार्ड 12 होता है, तो 12/52 टोटल 52 संख्या होता है। तो आप इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि 2 कारें सड़क के विपरीत सिरों से शुरू होती हैं और क्रमशः 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर यात्रा करती हैं। कारों की शुरुआती स्थिति के बीच की दूरी 86.4 किलोमीटर है। जब दोनों कारें एक दूसरे से मिलेंगी तो एक अनुमानित समय क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ये एक सड़क है, एक कार, मान लीजिए ये क्या कार है, ठीक है, जो भी ये एक कार है, ठीक है, ये कार है, एक इधर जा रही है, एक इधर आ रही है, ठीक है, ये कार इधर आ रही है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 86.4 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है पहला जो है ये 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आ रही है और दूसरा आ रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। देखिए, जब दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे तो उन दोनों का चालों क्या हो जाएगा, इन दोनों का चाल जोड़ दिया जाएगा। हमसे पूछ रहा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, यही होता है। समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, तो 86.4 और चाल क्या जो हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 30 प्लस 24 जोड़ देंगे तो 86.4 में 30 और 20 जोड़ेंगे 54, यानी 54 से 86.4 में भाग देंगे तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग के आसपास आंसर आ जाएगा, जो एक ही ऑप्शन में है, यानी कि अप्रोक्स 1.6 घंटा के आसपास आंसर आ जाएगा।
तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक खड़े पेड़ की छाया इसकी ऊंचाई के 1/√3 है, तो उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई अगर √3 है तो इसकी छाया कितनी है, 1 है, क्योंकि इसकी ऊंचाई की 1/√3 है, ये 90 डिग्री है, तो ये कौन पूछ रहा है क्या होगा। हम जानते हैं कि 60 डिग्री के सामने √3 होता है और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, 2 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो 60 डिग्री हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कि एक शंक्वाकार तंबू 22 व्यक्तियों को स्थान देता है, प्रत्येक व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर का स्थान जमीन पर चाहिए तथा सांस लेने के लिए 40 घन मीटर हवा चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए ये एक शंकु है, ठीक है, ये शंकु है, इसमें कह रहा है कि 22 आदमी को स्थान चाहिए, इसी का अंदर चाहिए, शंकु के अंदर 22 आदमी को स्थान चाहिए, और कह रहा है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 4 वर्ग मीटर का स्थान चाहिए, यानी उसका क्षेत्रफल चाहिए। तो अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो πr² किसके बराबर हो गया, 4 वर्ग मीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। उसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 40 घन मीटर हवा भी चाहिए, यानी अगर वॉल्यूम घन मीटर कह रहा है, यानी कि आयतन कितना चाहिए, तो 22 आदमी के लिए 40 घन मीटर चाहिए, तो इतना मीटर क्यूब क्या चाहिए, उसको आयतन चाहिए, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई, अगर इस पूरे शंकु का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्या हो जाएगा, 1/3 πr²h, ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम के, ठीक है। अब इसमें कितना लोग हैं, तो ये इसमें 22 लोग हैं, तो 22 लोग को बराबर कर देंगे 22 गुना 40 के। अब हम क्या करेंगे, 22 गुना 1/3, और इस πr² का वैल्यू कितना दिए, 4 मीटर, तो 4 गुना h बराबर 22 गुना 40। अब ये 22 से ये 22 तो कट गया, ये 4 से कट गया, 4 दहा 40, 10 बार में, तो h का मान क्या आ गया, 3 इधर जाके गुना हो गया, यानी कि 30, यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, तो 30 मीटर हमारा सही आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि यदि 0, 1, 2, 3, 9 का मानक विचलन k है, तो 10, 11, 12, 13 का मानक विचलन क्या होगा। देखिए अगर 0, 1, 2, 3 से लेके 9 का मानक विचलन k है, तो हमसे पूछ रहा है कि 10, 11, 12, 13 से लेके कितना 19 का मानक विचलन क्या होगा। देखिए इन सभी में कितने का गैप है, इन सभी में गैप समान है, इन सभी में गैप समान है, तो इसका अगर k है तो इसका भी मानक विचलन क्या हो जाएगा, k ही हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि 2 प्रकार के साधारण नमक जिनकी दर क्रमशः 7 रुपये 20 पैसा और 4 रुपये 40 पैसा प्रति किलो है, इसको किस अनुपात में मिश्रित किया जाए ताकि 6 रुपया 3 की दर से बेचने पर 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए। देखिए कह रहा है कि 16.2/3% का लाभ हो जाए, ठीक है। तो 16 3 48, 49 50, यानी कि 50/3%, यानी कि 50/3 गुना 100, तो 50 दूना 100, यानी कि 1/6। बात समझिएगा। नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्लस कर देते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। अगर यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो 6 रुपये का सामान हम 7 रुपये में बेचेंगे, तब जाके हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यही प्रॉफिट किसके बराबर दिया है, तो ये दिया है आपको 6 रुपया 3 पैसा के दर से, 6 रुपया 3 रुपया के दर से, यानी 6 रुपया 30 पैसा, यानी ये कितना गुना है, तो ये हो जाएगा 0.9763, ये हो जाएगा। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 0.99654, यानी कि 5 रुपया 4 पैसा।
यानी कि 40 पैसा। अब देखिए किस अनुपात में मिश्रण किया जाए, अब हम एलिगेशन लगा देंगे। 7 रुपया 20 पैसा, 4 रुपया 40 पैसा और फाइनल 5 रुपया 40 पैसा। बस एलिगेशन लगाएंगे। 5 में से ये जाएगा 1 रुपया और 7 में से ये जाएगा क्या नाम है 20 में 40 हो गया 0, 12 में 4 हो गया 8 और 6 में से 5 गया 1.8। अगर यहाँ से 1 पॉइंट हटाते हैं तो ये हो जाएगा 10 से 18, यानी कि 5 दूनी 2 5 10 दूना 18, यानी कि 5:9 हमारा क्या हो जाएगा 9 अनुपात में मिलाना होगा। तो आंसर हमारा 5:9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि किसी संख्या के वर्ग में उस संख्या के 2 गुना को जोड़े जाने पर मान 3 प्राप्त होता है, तो इस संख्या के लिए संभावित उत्तर क्या होगा। मान लिया कि वो संख्या x है, तो x का स्क्वायर प्लस इसमें 2 गुना जोड़ने पे वो संख्या क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। तो इसके क्या उत्तर हो सकते हैं, अब ऑप्शन उठाइए। -1 और -3। अगर -1 का यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और -2 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 1 2 माइनस ये 3 नहीं होगा, तो ऑप्शन ये आपका खत्म। ऑप्शन 2 उठाइए, ऑप्शन बी 1 अथवा 3। यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 2 गुना 1 3, यानी कि 1 तो फॉलो कर रहा है। अब दूसरा चीज़ फॉलो -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा -3 का स्क्वायर इंटू 2 गुना -3 कीजिएगा तो 3 के 9 -6, यानी कि 3 ये फॉलो कर रहा है, यानी कि 1 अथवा -3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा कि एक प्राकृतिक संख्या जब 9 10 12 या 15 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, तो ऐसी सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होगी। 9 है, 10 है, 12 है, 15 है। इन सभी का सबसे पहले हम क्या लेंगे एलसीएम। 3 से काटते हैं 3 के 9 10, 3 चौके 12, 3 5 15। 2 से काटते हैं 3 2 5 10, 2 दूनी 4 5। फिर 5 से काटते हैं 3 1 2 1, 2 3 6 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 तरीके 180, यानी कि 180 प्लस 3, यानी कि वो संख्या 183 होगा। जो इन सभी संख्याओं से भाग दीजिएगा तो हमेशा शेष क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि वो संख्या क्या हो जाएगी 183। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 183, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा कि किसी छात्रावास में 105 विद्यार्थियों के लिए 22 दिनों का 6190 रुपया 80 किलो का गेहूं का भंडार है। 5 दिनों के बाद 14 और विद्यार्थी छात्रावास में आ जाते हैं। यदि सभी विद्यार्थी एक समान भोजन करते हैं तो शेष गेहूं कितने दिन तक विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त है। देखिए कितना गेहूं बचेगा यही हमसे पूछा गया। देखिए टोटल कितना छात्र है तो 105 छात्र हैं। इनके कितना दिन के लिए भोजन है 22 दिनों के लिए खाने का भोजन है। ये किसके बराबर है और ये कितने दिन तक चलता है 105 आदमी 5 दिन खाते हैं। 105 आदमी 5 दिन खाते हैं तब तक 14 आदमी और आ जाते हैं। कितना आदमी आ जाते हैं तो 105 प्लस 14 119 आदमी रह गए। अब इनके लिए कितने दिन के लिए खाना बच जाएगा यही हमसे पूछा गया है, यानी वो x क्या होगा। चलिए अब देखिए 105 यहाँ भी है 105, इसको इधर कर लेंगे तो 105 गुना 22 माइनस 105 गुना 5 बराबर 119 गुना x। अब अगर 105 यहाँ से कॉमन ले लेंगे यहाँ क्या बच जाएगा 22 माइनस 5 बराबर 119 गुना x। ये 105 गुना 22 में से 5 जाएगा क्या हो जाएगा 17 बराबर 119 गुना x। अब देखिए 17 को हम 119 अगर 17 7 119, 7 से काट देंगे इसको कितना 15 7 105 यानी 15।
तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 15, यानी कि 15 दिनों के लिए 119 आदमी के लिए आ जाएंगे तो कितना दिन चलेगा खाना, 15 दिन चलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि √1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा का मान क्या हो। देखिए इस तरह का प्रश्न देना तो नीचे वाले के अपोजिट से कंजुगेट से ऊपर नीचे पहले गुना कीजिए। ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए ऊपर नीचे सेम से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कंजुगेट से हम लोग गुना करते हैं। और a माइनस बी क्या हो जाएगा √a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम इसे रूट से बाहर लेके आएंगे तो क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस क्या होता है सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा माइनस, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। 28 वर्ष बाद उसके उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान उम्र क्या होगी। अब देखिए हमने मान लिया कि पुत्र की उम्र क्या होगी x, तो पिता की उम्र क्या हो जाएगी 4x। अब कह रहा 28 साल बाद इन दोनों की उम्र क्या होगी पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4x प्लस 28 बटा x प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगी 2 गुनी। बस 4x प्लस 28 बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x प्लस 28 दूना 56, ये 4x में से 2x जाएगा 2x बराबर 56 में से 28 जाएगा 28, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14, यानी बेटे की उम्र क्या हो जाएगी 14 साल हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी a प्लस बी प्लस सी का मान 13 है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान 69 है, तो ए बी बी सी सी ए का मान क्या हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी प्लस सी ए, यही होता है। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है 13, ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है 69 दिया है। तो यहाँ पर रख देंगे 69 प्लस 2 इंटू ये वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको हम लिख देंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब ये 13 का क्या हो जाएगा 169 माइनस ये 69 जरा क्या हो जाएगा 69 बराबर 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 169 क्या है 100 बचेगा, 100 बराबर 2 गुना ए बी बी सी सी ए, तो ये 2 से 100 को काट देंगे 50 बार में, यानी कि ए बी बी सी सी ए का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा कि एक्स वाई तथा जेड त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, यानी त्रिभुज एक है पी क्यू आर, और इन सभी के मध्य बिंदु से जो एक त्रिभुज बना है इन सभी के मध्य बिंदु से बना है एक्स वाई और जेड। ठीक है, यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप यानी एक्स वाई जेड का परिमाप अगर 32 है तो पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा, यानी कि पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा। देखिए जब कोई त्रिभुज मध्य बिंदु पे बना हो, त्रिभुज इन भुजाओं के मध्य बिंदु से बना हो, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज का आधा होता है छोटा वाला त्रिभुज,
क्या होता है, बड़ा वाला त्रिभुज का आधा होता है छोटा वाला त्रिभुज। इसका मतलब है कि इसका छोटे वाले त्रिभुज का दुगना हो जाएगा बड़ा वाला, यानी कि 32 गुना 2 यानी कि 64 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जब 64 हमारा सही आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट 2 खत्म हो गया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।